देखिए, चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा था, पूरी यूनिट थी वो रिप्रोडक्शन की यूनिट थी। रिप्रोडक्शन की यूनिट में एक चीज फाइनली होकर के आया था कि एक इंडिविजुअल का जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है, उसमें हमने देखा कि बच्चा आया या कोई भी इंडिविजुअल पैदा हुआ, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था, उनमें दोनों गैमेट इन्वॉल्व हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक डेफिनेट टाइमिंग के बाद इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि वास्तव में उसकी केमिस्ट्री क्या, बायोकेमिस्ट्री क्या है। उसको समझने के लिए एक और पॉइंट लेते हैं। याद करो, इसके पहले का जो चैप्टर था, जिसमें मेंडल वाले चैप्टर में या मेंडल के बारे में आपने पढ़ा था, कि वहां मेंडल ने कहा था कि फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। जो इंडिविजुअल आया है, वास्तव में उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि वो पेरेंट्स पे कैसे जा रहा है, पेरेंट्स के कैरेक्टर उस इंडिविजुअल के अंदर कैसे आ रहे हैं। समझ में आ रही बात कि इंडिविजुअल के अंदर कैसे आ रहे हैं। अब इंडिविजुअल के अंदर कोई भी पेरेंट का कैरेक्टर कैसे आएगा, तो मेंडल ने तो सीधा सीधा एक लाइन में कह दिया कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, कोई फैक्टर है वो जा रहा था एज ए कैरेक्टर। और एडवांस में चलते हैं तो कहा गया कि क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। और हम थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं तो कहा गया कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल या जीन इज रिस्पॉन्सिबल, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब जो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी या डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, इसके लिए अपने यहाँ एक चैप्टर दिया गया कि वास्तव में डीएनए है क्या। ठीक, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री पे मैं लेके चलता हूँ आपको कि वास्तव में डीएनए है क्या। मींस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि जो कैरेक्टर वंशागत, जो एक जो वन जनरेशन से टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब डीएनए को डायरेक्ट चैप्टर का नाम नहीं दिया गया यहाँ पे। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वहां पे क्या है, आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है। तो हो सकता है कहीं कहीं ये भी है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, वहां पे डीएनए डीएनए नहीं है, आरएनए के लिए नहीं, बल्कि वहां साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि साइटोप्लाज्म बिहेव करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसलिए एनसीईआरटी ने कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, किसी तरह की कोई कोई इस पे वाद विवाद ना हो, इसलिए बहुत चालाकी से नाम रख दिया कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम उसकी बायोकेमिस्ट्री देखते हैं है क्या। सबसे पहली चीज, एक वर्ड आता है अपने पास, देखो आपने पढ़ा भी है, 9th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, कि जब हम पढ़ते थे, याद करो, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हमने नाम दिया था क्रोमोसोम। यही तो था, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को जब आपने देखा तो देखो, पहले तो न्यूक्लियस से ही हो गया। बहुत सारे साइंटिस्ट कंफ्यूज थे, उनको लगता था कि न्यूक्लियस ही जेनेटिक मटेरियल है, कुछ को लगता था कि डिफ्यूज्ड है, कहीं कहीं न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं था। जैसे बैक्टीरिया या कुछ प्रोटोजोन्स, सॉरी प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियाई नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, है ना, नहीं है। तो वहां क्या था, डिफ्यूज्ड था, या फिर जेनेटिक मटेरियल एम्बेडेड था पूरे उसके सेल के अंदर या पूरे इंडिविजुअल के अंदर ही फैला हुआ था। कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल आगे बायोटेक्नोलॉजी में आपको मिलेगा, जैसे प्लाज्मिड, है ना, किसी बैक्टीरिया के अंदर था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता था। अब बात कर रहे थे हम लोग कि ये जो क्रोमोसोम है इसको हीरो बनाया। मैंने पहले बताया था कि कहा गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी बताया गया। अब इस जब क्रोमोसोम को और रीड किया गया तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मिले हमको, जैसे लैम्प्रस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन की गई, 11th में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि इसमें बीच का एक पार्ट है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर से आर्म कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है ना, इक्वल है, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी गई। फिर उसके बाद इसकी इसकी केमिकल, इसकी केमिस्ट्री देखी गई। तो जब केमिस्ट्री इसकी देखते हैं तो याद करो, इसमें दो पार्ट आपको मिलते हैं। इस थ्रेड को अगर हम निकालें, क्रोमो मतलब कलर और जोम मतलब थ्रेड, धागा एक ऐसा है, कलर्ड धागा है। अब अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, मान लो मैंने यहाँ पे दिखाया जैसे ये थ्रेड है, इस थ्रेड को जब आइडेंटिफाई किया तो इसमें दो पार्ट मिले। एक पार्ट वो था जो डीएनए था, जिसको हमने डीएनए कह दिया, और दो डीएनए को जोड़ने के लिए जो बीच में थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट इज नोन एज, बोलो, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? प्रोटीन, बोलो, हिस्टोन। यस, गुड, हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है।
तो जब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है तो इनका अट्रैक्शन जबरदस्त होगा। इसी अट्रैक्शन को, इसी को समझने के लिए एक अपने यहाँ अलग से टॉपिक है इसी चैप्टर में, उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम या फिर डीएनए पैकेज। अब देखो इसमें ये हिस्टोन प्रोटीन दो पार्ट से मिलकर के डीएनए बना था। अब इसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ डीएनए को निकाल लिया। देखो ये हमने डीएनए निकाल लिया। अब डीएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए बात करते हैं कि जब डीएनए को हम देखते हैं तो बेसिकली ये 3 पार्ट से हम कंसिस्ट इसको पाते हैं। पहला पार्ट इसमें वो है सुगर से मिला हुआ है, बना हुआ है। अब सुगर कौन सी? पेंटोज सुगर या डीऑक्सी राइबोज सुगर, ठीक है? तो पेंटोज सुगर या डीऑक्सी राइबोज सुगर। एंड सेकेंड पार्ट है क्या? नाइट्रोजनस बेस, सिर्फ बेस नहीं, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। एंड थर्ड इज फास्फेट, ठीक है? फास्फेट। अब आप देखो 3 चीजों से मिलके बना, पहला पार्ट हो गया। अब ये आपको याद करना है, डीऑक्सी राइबोज सुगर, सेकेंड नाइट्रोजनस बेस, थर्ड इज फास्फेट। अब इसमें से जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो ये नहीं, कंटेंट नहीं पूछा जाता। एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है कि अगर ये तीनों केमिकल प्रेजेंट हैं तो इनके लिए हम पर्टिकुलर एक नाम देते हैं, जो कहते हैं हम इनको न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट ये पूछा जाता है कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आप इसको एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि क्या कहा गया? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब याद करो केमिस्ट्री में आपने मोनोमर पढ़ा है, मतलब सिंगल यूनिट है ना। पॉलीमर ढेर सारी यूनिट, किसकी यूनिट? न्यूक्लियोटाइड की यूनिट। और न्यूक्लियोटाइड टी फॉर 3, ठीक है? तो टाइड, न्यूक्लियोटाइड, तो 3 चीजें हैं देखो, सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट। इन तीनों को एक साथ जब हमने मिला दिया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो अब देखो, अब एक थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं। देखो ये मान लिया डीएनए, यहां से मैंने आपको बताया था ना, ये डीएनए था, देखो ध्यान से, ये डीएनए था, ठीक? अब ये इस डीएनए, देखो एक डीएनए, 2 डीएनए, अगला डीएनए, नेक्स्ट डीएनए, नेक्स्ट डीएनए, नेक्स्ट डीएनए, नेक्स्ट डीएनए, ऐसे पूरे क्रोमोसोम पे डीएनए है। अब ये जो डीएनए है तो देखो कितने हैं? ढेर सारे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब हर एक डीएनए के अंदर जो पूरी एक डीएनए की सीक्वेंस होगी, उस डीएनए में भी ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, बहुत से न्यूक्लियोटाइड लगे होंगे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे, है ना? या फिर पॉलीमर आप कह सकते हो, ढेर सारे जुड़े हुए हैं और जुड़ करके क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। और फिर सारे डीएनए पे उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ कर भी क्या बना दिए? क्रोमोसोम बना दिए। और सारे क्रोमोसोम कहाँ सेट हो गए? कंडेंस्ड हो गए, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अब क्रोमोसोम फिक्स हो गया हर एक सेल के अंदर। 2 तरह की सेल आपने पढ़ी है 11th में, याद करो। एक कौन सी सेल पढ़ी थी? अगर इवोल्यूशन के बेस पे बात करें तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और अगर नॉर्मली हम लोग रिप्रोडक्शन के बेस पे क्लासिफाई करें तो भी 2 तरह की सेल्स, कौन कौन सी? सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल, एंड सेकंड इज जर्म सेल और गैमीट, ठीक है? तो जो जर्म सेल या गैमीट है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23। और जो सोमैटिक सेल और वेजिटेटिव सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ह्यूमन के लिए, ठीक है? अब फर्क ये आता है कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब इनमें से जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सभी क्रोमोसोम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बेसिकली पढ़ रहे हैं। अब इनमें देखो 3 चीजें आपको मिली, सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट। अब इन तीनों के लेवल में एक और चीज पूछी जाती है, देखो साथ में ये आपको याद करना है। नाइट्रोजनस बेस जो है, ये 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। वेरी गुड, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। अब प्यूरिन और पिरिमिडीन भी 2 तरह के हैं। कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन, और इधर साइटोसिन और थायमिन, ठीक है ना? अब ये पूरा आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्या क्या? फिर से फटाफट देखो कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट, डीऑक्सीराइबोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट।
तीनों को एक साथ मिला दिया न्यूक्लियोटाइड। याद हो गया, डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं टू टाइप्स, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन साइटोसिन थायमिन। अब देखो एक बंदा आता है निकल करके, जब डीएनए के स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया, एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू इसका पूरा फोटोग्राफ्स ऑब्टेन किया डीएनए का, तो देखा कि डीएनए की पूरी बॉन्डिंग और बहुत सारी बातों को फ्रैंकलिन और ये सब मिल करके समझाए। एक पॉइंट निकल करके आता है यहाँ पे, वो है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हमने देखे, एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन आपस में बॉन्डिंग करते हैं। समझ गए ना, कौन कौन बॉन्डिंग करता है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन। अब कैसे आता है देखो, एक यहां से आप उठाओगे एडेनिन, ये थोड़ा सा सही कर देता हूं स्पेलिंग, ठीक है ना, ये हो गया एडेनिन, और इधर देखो आप एडेनिन हो गया, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये थायमिन है। एक यहां से उठाओगे एक यहां से उठाओगे, इसको यहां, इस तरीके से, मतलब ए बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, टी के साथ। अब ए क्या है, प्यूरिन, और टी क्या है, पिरिमिडीन। तो प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ सेम, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ, इसे को उल्टा भी कर सकते हो, मतलब टी पार्थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ जुड़ेगा, सेम ऐसे उल्टा कर दो, जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ काम करेगा। अब देखो ये जो इक्वल है, इसमें एक बंदा आता है जिसका नाम है चारगाफ, चारगाफ रूल के नाम से फेमस हो गया। इस बात को चारगाफ ने बताया, क्या बताया, तो उसने कहा कि प्यूरिन और पिरिमिडीन हमेशा इक्वल होंगे। क्या बताया, प्यूरिन और पिरिमिडीन हमेशा इक्वल होंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर हम बात करें, सपोज करो किसी किसी बुक में ऐसे करके भी लिखा होता है, A प्लस T अपॉन C प्लस G इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि एडेनिन और ग्वानिन, सॉरी प्यूरिन और पिरिमिडीन इक्वल अमाउंट में है, इसी को क्या कहा, चारगाफ रूल। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स में से आता है, बहुत इजी है, एक बार भी देख लो खत्म। अब देखिए, अब क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। क्या पूछा जाता है, एक्सप्लेन डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। अब हेलिकल ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके का लहरदार स्ट्रक्चर, जो एनसीईआरटी के बिल्कुल कवर पेज पे आप देखो जो डायग्राम है, वही एक्चुअल में हेलिकल मॉडल है, ठीक है ना, हेलिकल मॉडल। अब डबल हेलिकल मॉडल जो है उसके बीच में बॉन्डिंग पूछी जाती है। सबसे पहली चीज एक वर्ड यूज किया गया है, क्या, बैकबोन। क्या यूज किया गया, बैकबोन। तो डीएनए की जो बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट की बनी हुई है, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो नाइट्रोजनस बेसिस का है। देखिए फटाफट अब इसमें से जो इनके बीच में बॉन्ड पूछा जाता है। अब देखो बॉन्ड कैसे आपको समझना है, बॉन्ड जानने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं कि डबल हेलिकल मॉडल जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। एक तो आपको हेलिकल मॉडल जो एनसीईआरटी के कवर पेज पे बना है वो आप बनाइए, दूसरा पार्ट आपको जब अगर इनकी जैसे याद करो, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ बुक में बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है, ये इसका बैकबोन का पार्ट है, बैकबोन। अब बैकबोन अगर देखें तो बना हुआ है शुगर, अंदर की तरफ शुगर और फास्फेट, ठीक है, मतलब फास्फोरिक एसिड। हालांकि एक तो इससे हम समझ सकते हैं, दूसरी बात अब देखो जैसे ये वाला पार्ट है ना बिल्कुल बाहर की तरफ, ये है फास्फेट का, अंदर का जो एरिया होगा वो शुगर का होगा, और बिल्कुल अंदर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री के तौर पे इसको समझते हैं, देखिए कैसे। इसको समझने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी में भी इस तरीके के मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी बनाया गया है। देखो आप यहां लिख लिया आपने शुगर, फिर यहाँ पे भी देखो इस शुगर के साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेसिस, मान लिया एडेनिन है, और फिर ये डबल बॉन्ड थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से शुगर है, और फिर सेम आप देखो नीचे शुगर, फिर मान लिया थायमिन डबल बॉन्ड एडेनिन सिंगल,
शुगर, फिर शुगर, ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर शुगर, फिर शुगर, साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, सिंगल, इधर भी सिंगल लगे हुए हैं, यहाँ हो गया शुगर, और इनके बीच में ये हो गए फास्फेट। ठीक है, देखो ये हो गया फास्फेट। इस तरीके से पूरी बॉन्डिंग है। अब इनके बीच में अगर आप देखें तो फास्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड, ये आपके यहाँ पूछा जाता है। शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड, फिर सेम इधर भी। अब सबसे पहले देखते हैं दो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में, इनके इनके जो मैंने बॉक्स किया है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है। और नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है? इस वाले को देखो, एन ग्लाइकोसिडिक। गुड, एन फॉर नाइट्रोजनस लिया है, कई कई बुक में एन वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा है। यस, हाँ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब और यहाँ इनके बीच में, शुगर और फास्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ये हो गए। देखो, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बॉन्ड अगर आपने मेंशन किया, अंडरलाइन किया है, तो आपको डबल हेलिकल मॉडल में आप इसको शो करेंगे, आप जो कवर पेज पे वो डायग्राम बनाओगे। फिर उसके बाद अभी मैं आगे बात करूंगा कि इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इनकी टोटल विड्थ कितनी है, टोटल 10 पेयर हम लेकर के चलते हैं, वो सब आगे बात करेंगे। फिर इतनी बातें लिखने के बाद फिर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। लेकिन अब डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए ये लगभग 2020 के पहले, कोविड से पहले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आता। अब जनरली इस क्वेश्चन को नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या पूछते हैं? कुछ कुछ चीजें पूछते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये पॉली न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं हम, वो पूछा गया। इनके बीच में बॉन्ड पूछ लिया गया, ठीक है, कि इनके इनके बीच में, फिर से एक बार रिवाइज करो जल्दी से, दो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है वो एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। शुगर और फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये इतना आपका आज का याद हो जाना चाहिए। ठीक है।